Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Natural Resources, Minerals and Power Resources. Okay, now what we will study in this chapter about the mineral resources, the classification of minerals and mining, distribution of mineral resources of India, uses, conservation, power resources and conservation of minerals and power resources. Minerals and sources of energy form part of our natural environment. Minerals और sources of energy ये हमारे एक natural environment का क्या है part हैं and these are valuable resources as they satisfy many of our needs. और ये हमारे लिए बहुत valuable हैं क्योंकि हमारी mostly needs जो हैं minerals और sources of energy के कारण ही fulfill हो पाती हैं. Minerals and power resources are vital for the economic and industrial progress of a nation as well, and their distribution on the surface of the earth is highly uneven. The presence or absence of mineral and power resources can have a powerful influence on the relative wealth and economic independence of a country. जितने ज़्यादा किसी country के पास mineral resources और power resources होंगे उतनी ही ज़्यादा वो country wealthy होगी और economic independent होगी. Now what are mineral resources? एक mineral क्या होता है? एक mineral होता है naturally occurring substances found in the earth crust, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली मिलता है. जैसे हम माइनिंग करते हैं, ठीक है, कोल हमें मिलता है. कोल इज अ टाइप ऑफ मिनरल. मिनरल्स हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे सॉल्युबिलिटी. तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं इनको फिर हम रिसर्च करते हैं, फिर देखते हैं किस मिनरल का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें मिनरल होती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, कोल, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं मिनरल एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ हिस्ट्री ऑफ मिनरल्स बीइंग यूज्ड. कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, कैसे उनको यूज़ किया गया. द मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ हैव बीन एक्सप्लॉयटेड एंड यूज्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम. प्री हिस्टोरिक टाइम से ही जो मिनरल्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं. एंड For example, primitive man shaped the pieces of rocks as axes and hammer. जैसे पहले के जो लोग थे, आदि मानव जो थे, वो क्या करते थे, pieces of rock के pieces को वो as a weapon use करते थे, ठीक है, axes और hammers बनाकर. Minerals were very important in the history of human civilization and development. Various stages of development have been named after mineral. जैसे कि mineral के use पर बहुत सारी stages रखी गई. जैसे सबसे पहले स्टोन एज थी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को स्टोन उनके आसपास अवेलेबल था तो रॉक के वो वेपन बनाकर उनको यूज़ करते थे, तो उस पूरे पीरियड को स्टोन एज का नाम दिया गया. उसके बाद कॉपर इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है. कॉपर जो था वो फर्स्ट मेटल था जो मैन ने वहाँ से माइनिंग करनी सीखी और कॉपर का यूज़ करना सीखा, ठीक है, तो उसको कॉपर एज कहा गया. उसके बाद ब्रोंज का यूज़ करना सीखा, ठीक है. नेक्स्ट इज आयरन एज. उसके बाद अबाउट 3000 ईयर्स एगो द ब्रोंज एज वॉज रिप्लेस्ड बाय द आयरन, क्योंकि आयरन ब्रोंज से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. तो उसके बाद कौन सी एज आ गई, आयरन एज. और उसके बाद स्टील बनाना सीखा, तो आयरन को रिप्लेस कर दिया स्टील ने, क्योंकि स्टील क्या था, रस्ट फ्री था. तो प्रिमिटिव टाइम से ही मिनरल्स का यूज़ किया जा रहा है और मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट थे कि उस ड्यूरेशन का नाम ही उनके ऊपर पड़ गया. राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जो मेटल से मिलते हैं, जैसे कि दे आर दोज फ्रॉम विच मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर डिराइव, ठीक है. तो मेटेलिक मिनरल जिनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दीज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल का मतलब होता है इजीली उनको प्रेस करके किसी भी शेप में हम दे सकते हैं, शेप में हम चेंज कर सकते हैं विदाउट हीटिंग, ठीक है. तो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. दे आर मोस्टली फाउंड इन नेचर एज ओर. नेचर में जब हम माइनिंग करते हैं तो ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है. उसके बाद ओर्स को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है उनको और फिर उनको मेटल में कन्वर्ट किया जाता है. नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स.
नॉन मेटेलिक मिनरल्स का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन, नाइट्रेट, पोटाश, मीका एंड जिप्सम। सम मेटल्स आर हैवी जैसे कि आयरन एंड सम आर लाइटर जैसे कि एल्यूमिनियम। एंड अपार्ट फ्रॉम देम दीज आर एलॉयज। एलॉयज होता है दो मेटल को कंबाइन करके जो बनाते हैं, जैसे कि ब्रोंज एक एलॉय है, कॉपर और टीन का मिक्सचर है। कोल एंड पेट्रोलियम आर मिनरल फ्यूल्स एंड दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इज माइनिंग। अब ये हमें मेटल्स जो है, मिनरल्स जो है, ये हमें मिलते कैसे हैं? ये मिलते हैं विद द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्राउंड को डिग करते हैं अर्थ के बहुत अंडर तक पहुंचने के लिए, जहां पर मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। द मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स डिपेंड अपॉन द डेप्थ एट विच दे आर लोकेटेड। कितने गहराई में है, तो माइनिंग उतनी ही करनी पड़ती है जितनी गहराई में हमें वो मिनरल मिलते हैं। ठीक है, बहुत टाइप की माइनिंग होती है, जैसे फर्स्ट इज ओपन कास्ट माइनिंग। ये क्या है? एक ओपन कास्ट माइनिंग है। दैट इज एक्सट्रैक्टिंग रॉक और मिनरल फ्रॉम द अर्थ बाय देयर रिमूवल फ्रॉम एन ओपन पिट और बुरो। एक ओपन पिट से वहां से रॉक हटा के या फिर एक बिल टाइप बना के वहां से हम क्या करते हैं? मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो हो गई ओपन माइनिंग। नेक्स्ट है शाफ्ट माइनिंग और शाफ्ट सिंकिंग। इट रेफर टू द मेथड ऑफ एक्सक्वेटिंग अ वर्टिकल और नियर वर्टिकल टनल फ्रॉम द टॉप डाउन वेयर देयर इज इनिशियली नो एक्सेस टू द बॉटम। ठीक है, इसमें क्या बनाए जाते हैं? शाफ्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि टनल। टनल क्या होती है? जैसे एक गुफा बनाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से होल करके एक टनल बनाई जाती है। वो टनल जो है, जब तक हमें पता नहीं लगता कि कितना नीचे जाना है, कितना बॉटम तक जाना है, तब तक वो टनल की गहराई चलती रहती है। तो ये क्या होती है? शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस अंडर विच डीप वेल्स आर बोर्ड, जिसमें डीप वेल यानी जो गहरे कुएं जो हैं वो बोर किए जाते हैं, खोदे जाते हैं मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द सरफेस, सो डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। नेक्स्ट है क्वारिंग। Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. जो मिनरल बिल्कुल ऊपर ही होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पर, वो easily dug out करके उनको निकाला जा सकता है। This is the process of quarrying. Now next topic is distribution of mineral resources. हमारी अर्थ पर मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है। ठीक है, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रॉक्स पर। जहाँ जैसी रॉक होगी वहाँ पर वो मिनरल अवेलेबल होगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आयरन। आयरन क्या है? एक मेटेलिक मिनरल है। ठीक है, हर जगह ये पाया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एंड माइंड प्रॉफिटेबली ओनली एट सिलेक्टेड साइट्स। हर जगह पाया जाता है, लेकिन सिलेक्टेड साइट्स पर ही ये माइनिंग की जाती है। क्यों? हर चीज़ देखी जाती है कि कॉस्टिंग कितनी आ रही है, वहाँ पर क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, किस टाइप की है, उसकी क्वालिटी कैसी है, जो प्योरीफाई करने में ज़्यादा एक्सपेंस तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से जगह को, प्लेस को, साइट को सेलेक्ट किया जाता है कि कहाँ से आयरन की माइनिंग करनी है। 3 कॉमन वेराइटीज ऑफ दिस मिनरल आर हेमेटाइट and limonite and magnetite. Hematite supplies the bulk of world's iron ore. Limonite has a yellow brownish streak and magnetite is far less important, though it is the most magnetic of the iron ores. और जैसे कि यूक्रेन, कजाकिस्तान, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, यहाँ पर मेन आयरन ओर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर इज फाउंड इन स्वीडन। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 5% ऑफ वर्ल्ड्स आयरन ओर। मेजर आयरन ओर आर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर। इंडिया में कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट में आयरन पाया जाता है? दैट इज झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका एंड बिहार। तो इंडिया की स्टेट्स जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का आपने यूज देखा होगा। कॉपर वाइडली यूज किया जाता है। कॉपर इज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय मैन। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इट इज एन इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, क्योंकि इसकी क्या बनाई जाती हैं? वायर्स बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाई जाती हैं, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूएसए,
Canada, Africa and Russia are the major producers of copper in the world. Chile is the largest producer of copper. ये याद होना चाहिए आपको कि सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हर एक मिनरल का पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है और इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। फाइन, तो चाइल्ड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उसके बाद इंडिया में मेनली कौन कौन सी स्टेट में मिलता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट। एल्यूमिनियम कैसे बनता है? वो बनता है उसकी और बॉक्साइट से, ठीक है। एल्यूमिनियम आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, आयरन से कहीं ज़्यादा प्रेफर एल्यूमिनियम को किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत लाइट होता है एंड रस्ट फ्री होता है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। Its alloys are widely used in industries such as aircraft, utensil, transportation, electric appliances, chemicals, etc. The main producer of bauxite are Jamaica, Russia, Suriname and Guyana, Brazil, India, China, Malaysia, Indonesia and Turkey. Next है मैग्नीज। मैग्नीज का यूज़ होता है स्टील बनाने के लिए एंड फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ एलॉयज। द अदर यूजेस आर इन मेकिंग ऑफ एनिमल, ड्राई सेल बैटरीज, ग्लेस पॉटरी, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, वार्निश एंड ग्लासेस। नेक्स्ट है मीका। Mica is mineral made up of series of plates or leaves and it is one of the most intangible mineral due to its excellent dielectric strength and insulating properties. It is used in electrical and electronic industries. Mica जो है वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। मीका का कौन है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑल्सो ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। और कहाँ, कौन से स्टेट में मिलता है? आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। नाउ डू यू नो if the metallic content of an ore is less than 30%, it is not profitable to एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। अगर 30% ही प्योरीफाई हो सकता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वहाँ माइनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, archaeologists have found a part of winter plumbing system in the pyramid of Cheops in Egypt and the copper tube link used in the system was found in a usable condition after more than 5000 years. Now next is tin. टीन जो है वो मोस्टली शीट बनाने के काम आता है, थिन शीट्स ऑफ स्टील। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एलॉयज जैसे कि ब्रोंज टाइप ऑफ मेटल और फॉर गैल्वेनाइजिंग एंड सोल्डरिंग ऑल्सो। टीन इज फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। टीन कहाँ से मिलता है? मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है एंड द मेन प्रोड्यूसर ऑफ टीन आर मलेशिया, चाइना, बोलिविया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया एंड जायरे। मलेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन, तो आपको ये याद करना है which is the largest producer of tin? Malaysia. Fine. Next is gold. गोल्ड जो है वो बहुत प्रीसियस मेटल है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो कि ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, लग्जरी आइटम बनाने के काम आता है। इट इज़ ऑल्सो अ मीडियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गोल्ड कैन बी फाउंड ईदर इन अ प्योर फॉर्म or particles in alluvial sand. There are many other minerals which are also widely produced in the world. These are silver, lead, zinc, mica, gypsum, platinum, cobalt, nickel and asbestos, diamonds, etc. Next is mineral resources of India. इंडिया में जो मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनइवन है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर हार्डली हैव एनी मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पर बहुत कम मिनरल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। वाइल द छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है और उसके आसपास के एरिया जो है वहाँ पर आपको बहुत सारे मिनरल मिलेंगे, मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ सम मेटल्स लाइक सिल्वर, लेड, जिंक एटसेट्रा आर लो इन आवर कंट्री एंड दे आर मोस्टली इम्पोर्टेड टू मीट द इंडस्ट्रियल नीड। तो इनकी इंडस्ट्रियल नीड पूरी करने के लिए हम इनको क्या करते हैं? अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मेटल्स की दिखाई है जैसे कि आयरन। आयरन कौन कौन से स्टेट में फाइंड आउट होता है? बॉक्साइट कौन से स्टेट्स में मिलता है?
मीका की स्टेट्स आपको दी हुई हैं, कॉपर, मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड एंड सोल्ट, ठीक है। तो दीज आर द स्टेट्स, लाइमस्टोन 2 बार रिपीट हो रहा है, ओके। तो ये मेटल्स जो हैं ये कौन कौन सी स्टेट्स में आपको मिलते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट है एडवांटेज। मिनरल्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मिनरल्स पर ही डिपेंड होती हैं मोस्टली। मिनरल्स विच आर यूज्ड एज जेम्स आर यूजली हार्ड एंड दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। मिनरल्स, कुछ मिनरल्स का जेम्स की फॉर्म में या ज्वेलरी की फॉर्म में यूज किया जाता है। कॉपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, जिससे कॉइन से लेके पाइप्स तक हर एक चीज कॉपर की बनी होती है। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, bottling industries, buildings, etc. So this is the advantages. Now what are the disadvantages of minerals? First is all mineral resources are exhaustible, कि जितने भी mineral resources हैं ये सारे exhaustible हैं। अगर हम माइनिंग से एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वो दोबारा से फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है, बहुत साल लग जाएंगे। सेकेंड, the developed countries with just 10% of the world's population are using more than 70% of aluminium, copper and nickel extracted from the earth. जो developed countries हैं जिसमें बहुत कम population है वो कहीं ज़्यादा mineral का use कर रही हैं, जो कि गलत है। Next is mining of almost all type of minerals release huge quantities of dust, मेटल पार्टिकल एटसेट्रा कॉजिंग अ ग्रेट हार्म टू एनवायरनमेंट। जब हम किसी जगह पर माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाता है और इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। एंड दिस इज द मैप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। कहाँ पर कौन सा मेटल जो है, कौन सा मिनरल जो है वो मिलता है। नाउ फोर्थ इज डिस्पाइट great strides in science and technology, substitutes of some of the existing natural resources are not available. Natural resources के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो exist हो गई तो हमें उनके substitute नहीं मिलेंगे। Now next topic is conservation of minerals. मिनरल्स को डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता है, एक पूरी सेंचुरी लग जाती है, इसीलिए हमें मिनरल्स को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें उन्हें अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और माइनिंग के प्रोसेस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। फाइन। Now next we will talk about, ये था mineral resources. Now next is power resources. फर्स्ट है उसमें कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर मिनरल्स ऑफ ऑर्गेनिक ऑरिजिन। ये क्या है, ऑर्गेनिक मिनरल हैं, ठीक है। नाउ दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, किसको, कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस को, बिकॉज दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स दैट गॉट बरीड अंडर द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर अगो। क्योंकि ये किसके बनते हैं, क्यों कहते हैं हम इनको फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये प्लांट एंड एनिमल के डेड डिकेड से बनते हैं, ठीक है, जो सॉइल के अंडर बरीड हो जाते हैं बहुत सालों पहले, एंड they got converted into hydrocarbons in the absence of sunlight. Mineral oil and natural gas are generally found in sedimentary rock that were once under shallow seas, and decomposed remains of marine organisms, animals and other marine creatures were buried and converted into oil and gas under heat and pressure of overlying rock. The oil and gas got squeezed under the pressure of overlying rocks. Next is कौन कौन से हमारे पास ऐसे पावर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं इनको, कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस को। फर्स्ट इज कोल। जेम्स वॉट एंड जॉर्ज स्टीफसन pioneered the use of mechanical power for industrial purposes, and the internal combustion engine and steam locomotive used कोल एज द सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। तो सारे जो इंजन होते हैं, ये कंबस्शन इंजन और स्टीम लोकोमोटिव, ये क्या करते हैं, कोल को एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज करते हैं।
There has been a gradual decline in the importance of coal as a source of power. At one time, half of the coal produced was used in transporting the other half to distant places. अभी जो है कोल के यूज़ में काफ़ी कमी आ गई है. कुछ टाइम था, एक ऐसा टाइम था जब कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ में. द यूज़ ऑफ कोल क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्पोजिंग द फ्लाई ऐश. कोल के यूज़ से क्या होता है, फ्लाई ऐश यानी कि धुआं उड़ता है जिससे आसमान में क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाती है. द स्मोक कोज वाइड स्प्रेड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. इन कंपैरिजन मिनरल ऑयल इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट, और मिनरल ऑयल को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इट कैन फ्लो थ्रू पाइपलाइंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड इट प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी इन स्मॉलर बल्क. स्टीम इंजन यूजिंग कोल हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव इंजन. तो इस तरीके से कोल जो है वो रिप्लेस होके उसकी जगह किसने ले ली है, उसकी जगह ले ली है डीजल ने और इलेक्ट्रिसिटी ने. ओके, नाउ द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना. सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसर कहाँ पर होता है, चाइना. उसके बाद यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. इन इंडिया, झारिया इज इन झारखंड इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड. सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पर होता है, झारखंड में. ठीक है, उसके बाद रानीगंज, उसके बाद और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कोल प्रोड्यूस होता है पर दैट इज ऑफ लोअर क्वालिटी. Coal is a bulky commodity and needs cheap and enough means of transport, and that is why most of the industry tend to concentrate around coal fields. जो कोल है वो बहुत बल्कि होता है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन मीडियम चाहिए होते हैं. इसीलिए ऐसे इंडस्ट्रीज जो कोल पर डिपेंड होती हैं वो जहाँ पर कोल फील्ड्स होते हैं वहीं पर इस्टेब्लिश करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल इज स्लोली डिक्लाइनिंग ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है मिनरल ऑयल. The word petroleum is derived from the Latin word petra meaning rock and oleum meaning oil. ठीक है, यानी rock से जो हम oil extract करते हैं. Petroleum is found as crude oil trapped in between layers of sedimentary rocks. तो petroleum हम कहाँ से extract करते हैं, that is the crude oil trapped in between the layers of sedimentary rocks. It is black in color. It is drilled from onshore and offshore oil fields. Petroleum is an essential source of energy, क्योंकि जितने भी combustion engine हैं, automobiles हैं, railways हैं, aircraft हैं, वो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड हैं, पेट्रोलियम पर डिपेंड हैं. Crude oil is sent to refineries where it is processed and numerous by-products such as fertilizer, synthetic rubber, synthetic fiber, petroleum jelly, lubricants and wax are produced. The world leaders in production of petroleum are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. USA, Russia, Venezuela and Algeria are also major petroleum. In India, petroleum is drilled from the oil fields at Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari river. तो इंडिया में यहाँ पर जो है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ मुंबई हाई. ओके, एंड दिस इज द ऑफशोर प्लेटफॉर्म ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस. Now do you know petroleum is also called black gold and liquid gold. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, हाईली वैल्यूएबल है. इसके बिना ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड या फिर लिक्विड गोल्ड कहा जाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल गैस. Natural gas occurs in the same geological conditions as petroleum. जैसे पेट्रोलियम मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से, वैसे ही नेचुरल गैस को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है. Some wells yield natural gas only in large quantities. This has to be purified before it can be used for industrial purposes. और पहले इसको प्योरीफाई किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करने से पहले. It consists mainly of methane and butane gas. It is used for domestic purpose as LPG and as CNG for use in transport vehicle. Also you have to learn the full form of LPG and CNG also. ठीक है, LPG that is liquefied petroleum gas, CNG is compressed natural gas. Okay,
Now Russia and Europe are other gas producing nation, or United States is the world largest reserve of natural gas. Next is hydroelectric power. The force of flowing water has been harnessed since long for grinding grain and for generating hydroelectricity. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर मतलब वाटर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो बहुत पहले से चलता आ रहा है ये प्रोसेस. इट इज़ अ क्लीन non-polluting source which gives electricity at a much cheaper rate than other sources. Only the initial cost of setting up the hydel power plant, turbines and transmission lines is higher compared to other sources. सिर्फ एक बार जो सेटअप होता है उसकी कॉस्टिंग आती है, उसके बाद जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा चीपर सोर्स है. एंड डू यू नो, other than fossil fuels there are alternative sources of energy जैसे tidal power, solar biomass and nuclear energy. 20% of the world's electricity comes from hydel power. Many developed countries of the world are sustaining their industry on hydel power, जैसे जापान, USA, Sweden, Norway and Switzerland. In India, hydel power is developed and generated by several power plants, जैसे Bhakra Nagal, DMC, Hirakund and so on. There are so many dams. Okay. Now, there are hydel power projects in the foothills of the Himalayas, in the Western Ghats and the Tata Hydel Agency grid. And the problem faced by hydel powers is that dams cost a lot of money. Dams बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और बहुत टाइम चाहिए होता है उनको बिल्ड करने के लिए. Moreover, large dams and takes required displacement of a large number of people, and so they are always under controversy. For example, the Narmada project in India, Narmada project on India, जिसमें बहुत सालों का टाइम लग गया था डैम बनने में. यहाँ पर अलग अलग लोग डिस्प्लेस होते रहते हैं जिससे बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है. ठीक है, तो डैम बनाने में एक्सपेंस भी बहुत लगता है और बहुत साल लग जाते हैं. The sharp increase in consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. The unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. Next is non-conventional power resources. Non-conventional power resources कौन से होते हैं, जैसे कि the increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. Moreover, their use also cause pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources. ठीक है, conventional sources जैसे कि फॉसिल फ्यूल, उनके जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनकी शॉर्टेज हो जाती है, और अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन हो जाता है. इसीलिए हमें नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल. नाउ व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी जो कि सन से जो हमें एनर्जी मिलती है. सोलर एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द सन. सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सोलर पैनल. ठीक है, सोलर पैनल जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं और इसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. नेक्स्ट है विंड एनर्जी. Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills were used for lifting water and grinding grain. In modern time, windmills, the high-speed winds rotate the windmill, which is connected to the generator to produce electricity. ठीक है, तो wind energy का क्या यूज़ किया जाता है, windmill में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, जनरेटर जो है वो ऑपरेट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. Wind farm cluster are located in the coastal areas and in mountain passes where strong winds blow. और मोस्टली ये विंड मिल जो है कहाँ पर होती है, कोस्टल एरियाज में या फिर माउंटेन पासेस पर, जहाँ पर बहुत जोर से यानी विंड ब्लो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी. Nuclear energy is obtained by changing the structure of the atoms. Atoms का structure change करके हमें कौन सी energy मिलती है, nuclear energy. When this is done, much energy is released and which is used to generate electric power. जब एटम के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जिससे हम इलेक्ट्रिक
पावर जो है वो जनरेट करते हैं। यूरेनियम एंड थोरियम आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स आर यूएसए एंड यूरोप। इन इंडिया यूरेनियम एंड थोरियम आर फाउंड इन झारखंड, अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। This is the use of geothermal energy, that is the heat energy from underground rocks is known as geothermal energy. Geo means underground, ठीक है, and thermal means heat. So the heat energy from underground rocks is known as geothermal energy. Geothermal energy from hot springs and geysers has been harnessed in Iceland, New Zealand, Philippines, USA and Italy. It is a renewable resource of energy and does not cause any pollution. नेक्स्ट है बायोगैस, ठीक है, ये बायोगैस प्लांट होता है। एंड Biogas, India leads in converting organic waste, especially human and animal waste, cow dung, etc., into fuel for cooking and lighting coal biogas. The project is aimed at utilizing biodegradable waste in villages and cities. तो इंडिया में मेनली ये प्रोजेक्ट बायोगैस का प्लांट जो है ये लगाए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट को एनर्जी में चेंज किया जाता है, ठीक है, जो कि गैस जो है वो फ्यूल कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी, टाइड से, ठीक है, जो समुद्र की लहरों से, टाइड से जो एनर्जी निकलती है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स ड्यूरिंग हाई टाइड, वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea through a pipe that carries it through a power generating turbine. Russia, France and Gulf of Kutch in India have huge tidal mill farm. ठीक है, इस तरीके से टाइड मिल होती है। इन जो फैन जो होते हैं इनकी टाइड से ये घूमते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट इज conservation of mineral and power resources. Minerals are exhaustible resources. Their demand is increasing. They need to be conserved. Increased demand and continuous mining of metallic, non-metallic and power resources may lead to their exhaustion. It is therefore necessary to use them economically. The following steps can be helpful. कैसे हम मिनरल को कंजर्व कर सकते हैं? अगर हम मिनरल को कंजर्व नहीं करेंगे, जितनी ज़्यादा इनकी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है उससे क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इनके कंजर्वेशन के लिए? फर्स्ट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सोच समझ के हमें यूज़ करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन, जो हमारे एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज को रिसाइकिल करते रहना चाहिए। सेविंग ऑफ माइंस फ्रॉम कोलैप्स एंड यूज ऑफ alternative sources. If implemented properly, the conservation of minerals and power resources will ensure a definite, ठीक है। Now let's recall the chapter. Mineral are naturally occurring substances in the earth crust. They are often found in the rocks combined with other elements. A rock which contains enough minerals to make it economically viable for mining is called an ore. Minerals are extracted by open cost mining and shaft mining or drilling methods. In India, large amounts of iron ore, bauxite, mica, copper, manganese, limestone, gold, salt and silicon are found. Non-renewable sources of energy include fossil fuels of coal, petroleum and nuclear fuels like petroleum. They do not get replenished by nature. And renewable sources of energy include hydroelectricity, solar energy, wind energy, wave and tidal energy. This is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.